अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप तमाम देखने वालों सुनने वालों को मेरी अरसलान खोखर की जानिब से, सच टेलीविज़न की जानिब से जश्न आज़ादी मुबारक। 79वां जश्न आज़ादी जोशो खरोश से पूरे पाकिस्तान में मनाया जा रहा है। आज प्ले फील्ड में पाकिस्तान की पूरी तारीख दोहराएंगे। इन 79 सालों में हमने खेलों की दुनिया में क्या मकाम हासिल किया, कौन कौन से शानदार सुपरस्टार्स पैदा हुए पाकिस्तान में, किस किस खेल को ज़ीरो से उठाकर हीरो बनाया पाकिस्तान ने, हुकूमती सतह पर खिलाड़ियों के लिए कितनी पजीराई रही, कितनी मदद रही, फिर हमारी फेडरेशंस का किरदार। फेडरेशन से मुराद जैसे फुटबॉल फेडरेशन है, हॉकी की फेडरेशन है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, एथलेटिक फेडरेशन है, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड है, दीगर हर खेल की फेडरेशन जो मुंसलिक है पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड से और पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन से और हमारी एथलेटिक फेडरेशन से। उन तमाम फेडरेशंस को भी अपने शानदार खिलाड़ी पैदा करने पर हम मुबारकबाद भी पेश करते हैं और जश्न आज़ादी की भी मुबारकबाद पेश करते हैं। इन 79 सालों में शुरू करें अगर, तो मेरा ख्याल है 3000 साल की खेलों की हिस्ट्री का कोई बड़ा तरीन खिलाड़ी होगा तो जहांगीर खान होगा। 555 मैच बग़ैर हारे जीतना, ये नाकाबिले यकीन दास्तान और रिकॉर्ड है। और यहीं पे ख़त्म नहीं हुई स्कॉश की कहानी, बल्कि यहाँ से शुरू भी नहीं हुई स्कॉश की कहानी। ये तो हाशिम खान और उससे पहले की कहानियाँ हैं, और उसके बाद जहांगीर खान और जांगशेर खान हमारे वो आखिरी हीरोज़ हैं स्कॉश के, जिन्होंने पाकिस्तान का झंडा स्कॉश के कोर्ट में इतना ऊपर उठाया कि उनके मुकाबले में कोई और झंडा दिखाई नहीं देता था। फिर ज़रा पाकिस्तान के कौमी खेल की भी बात करेंगे। कौमी खेल में पाकिस्तान को बहुत बड़े बड़े नाम मिले। हसन सरदार मिले, शहनाज शेख मिले, इस्लाहुद्दीन मिले, समीउल्लाह फ्लाइंग हॉर्स मिले। ऐसे लातादाद नाम है, मैं अगर लेना शुरू करूँ तो शायद वक्त ही ख़त्म हो जाए। और फिर उसमें पाकिस्तान को हॉकी का मैराडोना कहलाए जाने वाले शहबाज सीनियर जैसा खिलाड़ी मिला। और हमने इस खेल को भी कहीं का नहीं छोड़ा। खैर, इसके जो हालात हैं उस पर आज चलें बात नहीं करेंगे, क्योंकि आज अच्छा मौका है, पाकिस्तान के लिए बड़ा खूबसूरत दिन है, लेकिन हमारी कौमी खेल है, बहरहाल इस पर थोड़ी सी बात ज़रूरी थी। फिर इसके बाद हम बात करेंगे वाहिद खिलाड़ी आपकी इन 79 साल की पाकिस्तान की हिस्ट्री का जिसने ओलंपिक्स में इनफरादी गोल्ड मेडल लिया, अरशद नदीम। अभी हालिया थोड़ी सी परफॉर्मेंस उनकी अच्छी नहीं रही, तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि लोगों ने क्यों इस तरह से कहना शुरू कर दिया है कि अरशद नदीम अब रह गए, और आपका बहुत बड़ा खिलाड़ी है, वो एक गोल्ड मेडल ले आया है। जो अचीवमेंट या एक माइलस्टोन आपको चाहिए होता है वो उसने कर दिया है। अब बाकियों की जिम्मेदारी है, यासिर है और बहुत सारे हैं उनके साथ जो जेवलिन थ्रो करते हैं, और बाकी खिलाड़ी बाकी शोबों के भी हैं। फिर हमारे पास पाकिस्तान में वाहिद एक फ़ीमेल बैडमिंटन यानी ख़ातून बैडमिंटन खिलाड़ी माहूर शहजाद हैं हमारी 79 साल की हिस्ट्री में, जिन्होंने बैडमिंटन के खेल में पाकिस्तान को ओलंपिक्स में रिप्रेजेंट किया। थोड़ा सा यहाँ हम पीछे रह गए। अभी फातिमा ज़हरा, आपने इंटरव्यू भी देखा उनका। फातिमा ज़हरा पाकिस्तान की हिस्ट्री की पहली खातून बॉक्सर हो गई जिन्होंने कॉमनवेल्थ में पाकिस्तान के लिए ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। और पाकिस्तान के लिए बॉक्सिंग के शोबे में ओलंपिक्स में इतनी लंबी हिस्ट्री है हमारी 79 साल की, इसमें सिर्फ एक बॉक्सर है, सैयद हुसैन शाह। 1988 सियोल ओलंपिक्स में वाहिद बॉक्सर है जिसने गोल्ड तो नहीं लेकिन ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया पाकिस्तान के लिए। अब आप हैरान होंगे कि इतनी बड़ी हिस्ट्री में चंद एक खिलाड़ी हैं। इसी तरह मैं अब्दुल हफीज़ कारदार से बाबर आजम तक का कप्तानों का सफ़र भी तय करूंगा। 2 वर्ल्ड कप की बात भी करेंगे जो हमने जीते, और क्या खोया क्या पाया, इन सब चीज़ों पर बात होगी। स्नूकर से लेके हर खेल, अगर मोहम्मद यूसुफ की बात करूँ, आसिफ की बात करूँ, तो स्नूकर पर भी राज पाकिस्तान कर रहा है। तो हम सारी चीज़ों को कवर करेंगे जी। जहांगीर खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जहांगीर खान स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया जहांगीर साहब, थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया। अरसलान शिराजी साहब बहुत सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, थैंक यू सो मच अरसलान शिराजी साहब। आपका भी स्पोर्ट्स प्रेजेंटर हैं, बड़ी यंग और डायनामिक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। नूरिश खान और हमारा रेगुलर पैनल भी हैं। बहुत शुक्रिया नूरिश, थैंक यू सो मच, आपने भी हमें ज्वाइन किया। पहले ज़रा हम थोड़ी जहांगीर खान, सारी हिस्ट्री, तो जहांगीर खान की बात हो और जहांगीर भाई आपसे ही शुरुआत ना हो, कैसे हो सकता है? बहुत शुक्रिया अरसलान भाई। सबसे पहले तो मैं अपने तमाम पाकिस्तानी भाइयों को अपनी तरफ से और सच टीवी की पूरी टीम की तरफ से जश्न आज़ादी की मुबारकबाद दूंगा।
और उसके बाद ये सिर्फ जश्न आज़ादी की मुबारकबाद नहीं है, हमें उन लोगों को भी याद रखना चाहिए जिन्होंने पाकिस्तान बनाने में जो कुर्बानियाँ दी, या फिर उसके बाद उसकी बका के लिए या उसके इस्तेहकाम के लिए जो उन्होंने कुर्बानियाँ दी, उनको भी हमें याद रखना चाहिए। जैसे आपने अपने इंट्रो में बताया कि कितने ही खिलाड़ी हैं जिनकी हम बात कर सकते हैं कि पाकिस्तान को उन्होंने कहाँ तक पहुँचाया। अगर आप स्क्वैश की अभी बात कर रहे थे, जहांगीर खान की बात कर रहे थे, तो जहांगीर खान ने वो परफॉर्मेंस दी कि जो उनसे पहले जितने प्लेयर थे या उनसे बाद थे वो सब पीछे चले गए। हालांकि वो प्लेयर बहुत बड़े प्लेयर थे, वो भी रोशन खान हो गए, लेकिन जो इन्होंने रिकॉर्ड बनाया कि 555 मैचों में अनबीटन रहना और फिर 10 दफ़ा आपने ब्रिटिश ओपन जीतना, ये कोई दुनिया का कोई भी प्लेयर जो हमसे बड़े बड़े स्ट्रॉन्ग, जो जिनको हम कहते हैं कि जो उनकी बॉडी बड़ी स्ट्रॉन्ग है, उनका बॉडी स्ट्रक्चर बड़े स्ट्रॉन्ग है, तो वहाँ पे देखें कि 555 मैच अनबीटन रहना, ये मेरा नहीं ख्याल कि किसी, अभी आप बात कर रहे थे कि किसी एक ह्यूमन बीइंग को आगे आने वाला कोई ऐसा कर सकता है। 10.5 साल जी जी अनबीटन और नंबर 1, 10.5 साल, 10.5 साल अनबीटन और फिर सारे टाइटल जीतना। और कभी हमने ये नहीं सुना था, हम जब उस वक्त ये मैच देखते थे या सुनते थे, इतने टेलीकास्ट तो नहीं होते थे, हमें ये पता होता आज मैच है पाकिस्तान का, जहांगीर का किसी से मैच है, रॉडी मैच है, रॉडी मार्टन से है या जिससे भी है, तो हमें पता होता था कि जीतना जहांगीर खान नहीं है। इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस था आवाम को, इतना कॉन्फिडेंस था पब्लिक को जहांगीर के ऊपर कि हर कोई कहता था कि ये मैच, ये कभी हमने सुना ही नहीं था कि कोई किसी भी कोई भी मैच, चाहे वो राउंड का है, चाहे वो सेमीफाइनल है, चाहे वो फाइनल है, कि हमने नहीं सुना कि जहांगीर खान आज मैच हार गए हैं। और वो बॉडी उनकी इतनी स्ट्रांग और इतनी मेहनत वो करते थे कि वो बाकी टीमों को, बाकी प्लेयर्स को वो थका के हराते थे। सही बात है। उसके बाद एक जानशेर आए हमारे पास और उन्होंने अपना कमाल किया। वो कि जानशेर बहुत बड़े प्लेयर थे, लेकिन वो जब आए, लेकिन जहांगीर की जो थी सक्सेस उसके मुकाबले में चूंकि कोई भी नहीं आ सका, देखिए ना, तो इसलिए वो जरा पीछे चले गए, वरना जहांगीर जैसा बड़ा तरीन एथलीट भी नहीं मैच कर पाता। तो जहांगीर खान वो तो खेलों की दुनिया में, सारी स्क्वाश नहीं, खेलों की दुनिया का ऐसा कारनामा कभी किसी ने अंजाम नहीं दिया अब तक, और इससे पहले भी किसी ने नहीं दिया, तो ये बहुत बड़ी बात है। अरसलान चिराज साहब, सर जहांगीर, जानशेर, शहबाज, जिस पे चाहे बात करें, 78 साल की। देखें, सबसे पहले तो तमाम हमारी कौम को जश्न आज़ादी मुबारक हो। जहाँ तक ये बात की जा रही है पाकिस्तान में, हमें ये देखना होगा कि ये प्लेयर्स अब क्यों नहीं बन रहे। देखें, लेगसी बन गई, कब तक हम यही पीटते रहेंगे कि 555 मैचेस, 10.5 साल, पहला नंबर, या 2 वर्ल्ड कप, या मैराडोना ऑफ हॉकी, या सोहेल अब्बास 348 गोल, फ्लिक, कब तक ये बातें करते रहेंगे। व्हाट्स नो वी हैव इन आवर हैंड्स। अब हमारे पास क्या है? अर्शन नदीम था, उसने एक दुनिया में ऐसा कारनामा दिया, उसने इतनी बड़ी थ्रो की, उसके साथ हमने क्या किया कि अगला यानी कॉमनवेल्थ में वो मेन 8 जो यानी फाइनल राउंड होता है उसके लिए क्वालिफाई नहीं कर सका। तो कहाँ पे हम गलतियाँ कर रहे हैं? मेरे ख्याल में ये जो 14 अगस्त का दिन होता है, ये तजदीद अहद का दिन होता है, अपनी गलतियों को सुधारने का दिन होता है। इस दिन बैठ के हमने देखना है कि पीछे हमने क्या गलतियाँ की हैं जो आगे हमने नहीं करनी है, और पाकिस्तान को बेहतर बनाना है। तो मेरे ख्याल में आज हमें अरसलान भाई ये बात करनी चाहिए, जिस तरह आपने अपने इंट्रो के आखिर में कहा कि फेडरेशंस क्या कर रही हैं, POA क्या कर रही है, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड क्या कर रहा है, प्लेयर्स की यानी जो टैलेंट है वो कहाँ पे हो रहा है या हो ही नहीं रहा। हम कहते हैं कि पाकिस्तान माला माल है टैलेंट से, तो वो टैलेंट उभर के सामने क्यों नहीं आ रहा? एक क्रिकेट ही क्यों, हॉकी क्यों नहीं, फुटबॉल क्यों नहीं, या दीगर जो इंडिविजुअल स्पोर्ट्स है। देखे, फातिमा ज़हरा सरगोदा से उठी और उसने जाके मेडल ले लिया, तो एक यानी पूरा प्रोसेस था, मैं उसका हिस्सा रहा हूँ बॉक्सिंग का, जिसमें नए टैलेंट को हंट किया गया, यानी तहसील लेवल से वो शुरू हुआ और सूबा और फिर नेशनल लेवल तक गया, और उसका आपको समर मिला कि एक मेडल आपको मिला। तो बाकी वो जो फेडरेशंस हैं या बाकी जो इदारे हैं वो क्या काम कर रहे हैं, क्या उनका कोई पूछने वाला नहीं, उनसे कोई ये नहीं पूछता कि आप क्या कर रहे हैं और इतने फंड्स कहाँ जा रहे हैं। सही हो गया। अच्छा, मैं चाहूँगा चलें, आपने ये जहद खोल ही दी है तो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड पर भी बात करेंगे, ओलंपिक पर भी, POA पर भी बात करेंगे, बाकी चीज़ों में। नूरिश, 79 ईयर्स हमारी हिस्ट्री और हमने बड़े बड़े खिलाड़ी पैदा किए, क्या सिचुएशन रही, कैसे रही? बड़ा शानदार
हमारा ग्लोरियस एरा रहा हॉकी का, वो भी डाउनफॉल का शिकार हो गया। ठीक कहा अरसलान शिराजी ने। एक अरशद नदीम हमने वाहिद पैदा किया इस 79 ईयर्स में जिसने गोल्ड मेडल दिलवा दिया ओलंपिक्स में। माहूर एक वाहिद लड़की गई जिसने बैडमिंटन में हमें रिप्रेजेंट किया। तो बस यही हमारी सीधा सीधा कामयाबी है। सबसे पहले तो पूरी कौम को जश्न आज़ादी मुबारक एंड थैंक यू, आपने प्रोग्राम में जो है मौका दिया। दूसरा देखिए, मैं थोड़ा सा ना इसको यूथ की तरफ लाना चाहूंगी क्योंकि ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। हम सुपरफिशियल तो बातें करते हैं कि यूथ हमारा फ्यूचर है, यूथ जो है हमारे मुल्क का फ्यूचर है और हम जो है वो यूथ हमारे जो है ना मुल्क को आगे जाके स्पोर्ट्स में रिप्रेजेंट करेगी। लेकिन यहाँ पे मैं एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज करना चाहूंगी कि वो यूथ जो हमारे मुल्क का फ्यूचर है, हम उसके प्रेजेंट के लिए क्या कर रहे हैं। आपने स्क्वॉश की बात की, आपने जो है वो अभी और भी दीगर हॉकी की बात की और भी खेलों की बात की, लेकिन यहाँ पे एक और ऐसा गेम है कि जिसमें हमारे पास अंडररेटेड गेम्स बहुत हैं मगर वो सरफेस तक नहीं आ पाते क्योंकि वो ग्रास रूट लेवल पे एक ऐसा सिस्टम ही नहीं है हमारे पास कि उनको डेवलप कर सके, विच इज टेनिस। टेनिस के ऐसे स्टार्स हैं हमारे पास, लड़कियों में भी लड़कों में भी, लेकिन वो कभी विंबलडन तो बहुत दूर की बात है, हम कभी जो है ऑस्ट्रेलियन ओपन या फ्रेंच ओपन तक कभी ख्वाब नहीं देख पाते, या वो भी बहुत दूर की बात है। एशियन टूर्नामेंट्स जो होते हैं हम उसमें भी बहुत मुश्किल से क्वालिफाई कर रहे होते हैं। नतालिया जमान में आपको कुछ राइजिंग फीमेल टैलेंट्स बता दूं, जूनियर प्लेयर है, नेशनल चैंपियन है अंडर 16 अंडर 18 कैटेगरी, कराची की एज टेनिस एकेडमी से उनका ताल्लुक है। तो मैंने एक एग्जांपल आपको दी, तो आई थिंक कि ये बिल्कुल अभी यहाँ पे अरसलान शाजी साहब की बात से मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ कि 14 अगस्त हम हर साल जैसे इंडिपेंडेंस डे मना रहे होते हैं, तो आई थिंक ये एक इंडिपेंडेंस डे एक ऐसा फोकल पॉइंट हमारे लिए सर्व होना चाहिए कि जब हम खुशी तो मनाएं, हम सेलिब्रेट तो करें इंडिपेंडेंस डे, लेकिन अपनी बेहतरी पर भी बात करें। सही कहा कि तजदीद अहद वफा है तो हमें फिर शुरू से स्टार्ट करना होगा, अगर कहीं गलती हुई तो उसको बेहतर करेंगे। जनाबे जहांगीर साहब, अब ज़रा बात कर ले थोड़ी सी उस खेल की जिसका जिक्र भी कर दिया था अरसलान शिराजी साहब ने। हमने भी ले देकर हमने हॉकी को भी ऐसा खेल बना दिया कि शायद बहुत सारे बच्चों को ये पता ही ना हो कि हमारा कौमी खेल है। अब क्रिकेट रह गया वो खेल, और अब्दुल हफीज़ कारदार से पहले कप्तान से ये बात शुरू होती है, चलते चलते बाबर आजम तक आती है, और फिर 2 वर्ल्ड कप हमने जीते और एक T20 का, एक वनडे का, लेकिन उसको भी जीते सालों हो गए। एक चैम्पियंस ट्रॉफ़ी हमने 2017 में जीती, आज तक फिर उसको भी देख रहे हैं, और पाकिस्तान में मुनक्किद होने वाली चैम्पियंस ट्रॉफ़ी भी हमारा हाल ये रहा कि हम उससे दूसरे राउंड में ही नहीं जा सके। तो बहरहाल लेकिन खिलाड़ी बड़े बड़े हमने इंडिविजुअल पैदा किए। यूनुस खान जैसा 10,000 रन करने वाला खिलाड़ी, जावेद मियाँदाद, शोएब अख्तर जैसा दुनिया का तेज़ तरीन गेंदबाज, यानी जिसने रिकॉर्ड बनाया उसका रिकॉर्ड ना टूटा, स्विंग के सुल्तान, वक़ार यूनुस, अब्दुल कादिर, मैजिशियन, बहुत सारे लोग। देखें अरसलान भाई, अगर आप इंडिविजुअल्स की बात करते हैं तो उसकी तो हमारे पास अल्लाह का फजल है, बहुत ज़्यादा टैलेंट भी है और सब कुछ है। अगर आप जावेद मियाँदाद से अगर आप शुरू होते हैं, जावेद मियाँदाद हैं, वक़ार यूनुस हैं, वसीम अकरम हैं, स्विंग के सुल्तान, इसी तरह शाहिद अफरीदी हैं। आप अगर इस तरह इनफरादी तौर पे गिनते जाएं तो बाबर आजम तक हमने बहुत ही बड़े बड़े प्लेयर पैदा किए हैं, लेकिन अगर हमें देखा जाए तो एज ए टीम हमने उस तरह का परफॉर्म नहीं किया। गो कि हमने 3 इवेंट जीते हैं ICC के आज तक, और 79 ईयर्स में अगर आप देखें तो हमने सिर्फ 3 इवेंट जीते हैं, और 3 इवेंट्स में भी अगर आप देखें तो हमने इस इवेंट के अलावा हमने बहुत सारे क्राइसिस भी देखे हैं क्रिकेट में। अगर आप देखें 90 से उठा के देखें, वहाँ पे भी हमारे साथ एंटीगा का वाक़या हुआ। फिर आप अगर एक वक्त था, हम 90s में हम जब स्टूडेंट थे, हम रात को सोते थे, सुबह उठते थे, पता चलता था नया कप्तान बन गया है। एक दिन यही था जी, एक दिन वसीम अकरम होता था, सुबह उठते थे वक़ार यूनुस होता था, शाम को पता चलता था जी फिर ग्रुपिंग हो गई है, आज राशिद लतीफ़ कप्तान बन गए, अगले दिन सुबह उठते थे पता चलता था मोइन खान कप्तान बन गए। तो ये जो क्राइसिस हैं, ये जो हमारा क्रिकेट बोर्ड है, या ये इसकी एक तारीख चली आ रही है। इसी तरह अगर आप देखें तो मैं समझता था कि टीम जो है वो आके 2010 या 8 के बाद मेरा ख्याल था कि बेहतर हो गई है और मैनेजमेंट भी बेहतर हो गई है। लेकिन फिर अगर आप देखें 2023 के बाद अगर आप देखें जिस तरह टीम को डिस्टर्ब किया गया, जिस तरह प्लेयर्स को पावर हिटर के नाम पे अच्छे नई टेक्निक सिखाने के चक्कर में जब आप प्रॉपर और जो प्लेयर थे, जो टेक्निकल प्लेयर थे, उनको आपने छक्कों वाला प्लेयर बनाने की कोशिश की, तो उससे फिर टीम ख़राब हुई। फिर उसमें कोई थोड़ी हमें ग्रुपिंग नज़र आई, फिर हमें देखा गया कि जिस कप्तानों की वही दौड़ शुरू होगी। तो बड़ा अफसोस होता है कि हमने अपने माजी से भी अभी तक कुछ नहीं सीखा।
देखें जब हमारी टीम कितने कितने बड़े प्लेयर थे, जिस तरह आपने एक दफ़ा गिनवाने शुरू किया, अगर मैं भी गिनवाना शुरू करूं तो हो सकता है बाबर आजम तक और मोहम्मद अब्बास तक इतनी लंबी लाइन हो कि इतनी ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के पास ना हो। सही बात। लेकिन एज ए टीम हम कहाँ पे खड़े हैं वो हम आज तक किसी को नहीं बता सकते। क्यों? कि हमेशा हमने अपने माजी से सबक नहीं सीखा कि हमें हमारे साथ 90s में क्या हुआ, हमारे पास 2000 में क्या हुआ, और फिर आके हमने वही चीज़ें 2023 में दोहराई। वाह वाह, मुझे तो ये मेरे ख्याल बहुत में अच्छा, बहुत अच्छा। जो ये जैसे चलिए एक अच्छा शराजी हाथ साहब था। कह रहे थे तजदीद वफा का दिन है, तो मेरे ख्याल जरूरी में है कि इस पे बात कर तजदीद कर लें। अच्छा शराजी साहब, एक बड़ी अच्छी बात ये कि इंडिविजुअल यानी इनफरादी तौर पर बड़े बड़े खिलाड़ी जिनके अपनी परफॉर्मेंसेस, कलेक्टिव टीम एफर्ट्स और टीम के वही मसाइल जो रिपीट होते हैं यार 5 साल में, 5 साल तो कहीं नहीं गए ना आप, यार 5 साल में एक ही चीज़ रिपीट हो, तो क्या हम कहाँ पर फंस के रह गए इन चीज़ों में? देखिए, इसमें एक बड़ी सिंपल सी बात है। एक वक्त ऐसा था कि हमारी पूरी टीम कप्तानों की टीम थी, 11 के 11 कहीं ना कहीं पाकिस्तान को एज ए स्किपर सर्व कर चुके थे। तो ये पाकिस्तान का इशू रहा है। लेकिन अभी अगर हम देखें, हम असल में ना एज ए कौम, मैं ये कहूँगा कि थोड़े शॉर्ट टेम्पर्ड हैं। हम एक बात देखते हैं और फिर वो भूल जाते हैं। यानी मैं अभी रिसेंट जो सेकंड टेस्ट था, जब टेस्ट स्टार्ट हुआ तो हमने यानी मैं सारे ही हमने एक यानी रौला डाला कि यार मोहम्मद अब्बास आपका सबसे बेहतरीन पिछले पहले टेस्ट में परफार्मर था, आपने उसे ड्रॉप कर दिया। और फिर बाबर आजम पे तनकीद कर रहे थे कि आप कह रहे हैं कि कंडीशन हमने देखी तो ये क्या किया। और वो पाकिस्तान मैच जीता तो ईच एंड एवरी वन को एक आधा मेरे जैसा या अरसलान खोखर साहब जैसा रह गया था। जहांगीर भाई की मैंने सुनी नहीं तो मुझे इनका पता नहीं, जो फिर भी कह रहा था कि वो गलत हुआ। ठीक है, जीत हो गई, लेकिन जीत की वजह से आपकी वो खामियां या जो आपके गलत फैसले हैं उन पे मट्टी नहीं डाली जा सकती। ठीक है, तो हम शॉर्ट टेम्पर्ड हैं। मैच जीत गए तो सारे मोहम्मद अब्बास की उस परफॉर्मेंस को भी भूल गए और उसको ड्रॉप करना भी भूल गए। तो मेरे ख्याल में जब तक हम सही को सही और गलत को गलत नहीं कहेंगे और ये छोटी मोटी जो यानी जीत है उसके पीछे जो गलतियां हैं उनको नहीं छुपाएंगे तो मेरे ख्याल में इसी तरह होता करेक्शन लेने की जरूरत है। नूरिश क्या कहेंगे जी, पाकिस्तान क्रिकेट और ये अभी दोनों हजरात जो हालात पेश कर रहे हैं? ये कहना चाहूंगी कि अगर आप गौर करें, बल्कि मैं सबको कहना चाहूंगी जो शो देख रहे हैं इस वक्त हमारी ऑडियंस, कि अगर हम एक चीज को गौर से इस पर गौर फिक्र करें ना, तो इस सब का जो एक मेन इशू है ना वो ये है कि मेरिटोक्रेसी की इज्जत हमारे मुल्क में इतनी नहीं होती। जिस दिन हमने मेरिट को इज्जत देना शुरू कर दी, मेरिट को प्रॉपर प्लेटफॉर्म देना शुरू कर दिया, उस दिन ये सारे प्रॉब्लम्स खुद ही एक तरह से एक थोड़ा बोल्ड सी स्टेटमेंट है बट वैनिश हो जाएंगे। अच्छा, मैं छोटी सी एक चीज ऐड कर दूं, माजरत आपकी बात काट रहा हूं। मैं समझता हूं अब वो वक्त आ गया है कि आपने खिलाड़ियों के मेरिट से बढ़कर जो सिलेक्टर्स हैं उनका मेरिट क्या होना चाहिए, डोमेस्टिक क्रिकेट खिलाने वालों का मेरिट क्या होना चाहिए, कोचेस का मेरिट क्या होना चाहिए, बोर्ड के अंदर जो काम करने वाले लोग हैं उनका मेरिट क्या होना चाहिए। अब यहाँ पर भी बात होनी चाहिए। बिल्कुल अरसलान भाई, आपने बिल्कुल स्पॉट ऑन बात कही है। हर बल्कि सिर्फ इन डोमेन्स में नहीं, हर डोमेन में अगर आप देखें, मीडिया में भी अगर आप देखें, हर तरफ से आप देखें तो मेरिट बहुत ज्यादा मैटर करता है। अगर मैं आपको एक सच बात बताऊं ना यहाँ पे कि शुगर कोटेड लाए नहीं बोलूंगी मैं, बिल्कुल एक सच बात अगर बताऊं ना, ब्रूटल ट्रूथ जो है, जो यहाँ पे एक ऐसे बंदे को फेस करना पड़ता है कि जो जिसके पास सिर्फ उसका मेरिट हो, ना कोई सोर्स हो, ना वो फाइनेंशियली स्टेबल हो या कुछ हो, तो उसको जो है ना इस बात का डर होता है कि अगर उसके काम ने खुदा ना खास्ता सोसाइटी में कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर दिया, तो रादर देन वो इस बात पे खुश हो कि उसको रिकग्निशन मिले, उसको इस बात का डर होता है कि अब इसको कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, कॉन्सिक्वेंसेस इन अ वे कि फिर उसको आगे से जो है वो जो अपॉर्चुनिटीज उसको मिल सकती हैं वहां से उसको हटा दिया जाता है। ये एक मैं आपको ऐसे यूथ की बात बता रही हूँ, मैं आई स्पीक फॉर द एंटायर यूथ इफ आई से दिस, कि मेरिट का यहाँ पे ये हाल है। तो फिर यहाँ पे जब हम एक दफा एक तरफ ये बात कर रहे होते हैं ना कि मुल्क से बहुत नौजवान छोड़ के जा रहे हैं, इंटरनेशनल सर्व करें, तो यहाँ पे हमें जो है ना इमोशनल होने से ज्यादा इस चीज पे सोचना चाहिए प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे कि क्या वाकई हमने पाकिस्तान को एक ऐसा मुल्क जो हमारे मुल्क है जिसको हम ओनअप करते हैं, जिसका असासा है, क्या हमारा एक ऐसा मुल्क जिसका हम असासा है, क्या वो हमें वाकई ओनअप करने में फेल हो गया है, और अगर फेल हो गया है तो कहाँ फेल हुआ है। मुल्क की बात नहीं है यहाँ पे सिस्टम का मसला है कि हम लोग जो है मेरिट को वो प्रॉपर जो है ना मैं कहती हूँ इज्जत नहीं दे पाते। जब तक हम ये काम नहीं करेंगे, चाहे क्रिकेट हो, स्पोर्ट्स हो,
स्पोर्ट्स हो, आपके शो पे हम कितनी दफा कितनी प्रॉब्लम्स हाईलाइट कर चुके हैं, लेकिन अरसलान भी आप मुझे बताएं कि कितनी दफा ऐसा हुआ है कि हमने आपके शो पे एक प्रॉब्लम हाईलाइट की हो और अगली दफा हम ये सेलिब्रेट कर रहे हो कि वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। ये बात है। दूसरा एक मैं एग्जांपल यहाँ पे देना चाहूंगी अरशद नदीम की। अरशद नदीम का यहाँ पे जिक्र हो रहा था, ठीक है, जब उन्होंने ओलंपिक्स में जो है पाकिस्तान के लिए रिकॉर्ड बनाया, सब कुछ किया, उसके बाद क्या बदला? क्या हमने यंगस्टर्स के लिए अकेडमीज बनाई? अच्छा सॉरी, मैं चाहूंगा कि मैं जरा सा बीच में एक चीज़ ऐड भी कर दूं। आने वाले वीक के स्टार्ट में इंशाल्लाह आप ये सारी बातें अरशद नदीम से खुद ही इसी प्रोग्राम में सुनेंगे भी। जी नूरिश। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। और हम यही मेरा क्वेश्चन है कि अरशद नदीम के बाद चले, ओलंपिक्स जीतने से पहले तो हमें ये था ना कि उनको प्रॉपर फैसिलिटीज नहीं दी गई, लेकिन ओलंपिक्स के बाद क्या बदला? प्री ओलंपिक्स, पोस्ट ओलंपिक्स, ये सवाल बनता है। तो बात ये नहीं है, देखिए इंडिपेंडेंस डे अगेन रिफ्लेक्शन का डे होता है। अरशद नदीम के कोच जो हैं वो एक फेडरेशन के इलेक्शन में फंस गए बेचारे, उन पर पाबंदियां लग गई सलमान भट्ट साहब पे, उधर वो एक नया मसला बन गया। सब कुछ ओलंपिक जीतने के बाद हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। तो मतलब ये चीजें फिर हमें देखनी चाहिए ना कि एक अगेन मैं बात करूंगी कि जिस बंदे के पास टैलेंट हो, मेरिट हो, उसको इस बात की परेशानी होनी नहीं चाहिए कि अगर मैंने कोई अच्छा काम कर दिया तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या बेयर करने पड़ेंगे। उसको उल्टा इस बात की खुशी होनी चाहिए कि मैं उसका मुल्क के जो है वो उसको ओन अप करेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए अरसलान भाई कि एक ऐसा बंदा जिसमें मेरिट, जो अपने मेरिट पे आगे जा रहा हो या जिसमें टैलेंट हो, उसको अपने मुल्क से ज्यादा बैरून मुल्क से रिकग्निशन और अप्रिसिएशन मिले। वो अप्रिसिएशन, वो रिकग्निशन जो उसको अपने मुल्क में मिलनी चाहिए थी, वो क्योंकि वो उस मुल्क का एसेट है, बैरून मुल्क का एसेट नहीं है। तो कुछ कहना चाह रहे हैं, मुझे एक मिनट दीजिएगा। अरसलान शिराजी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर जहांगीर भाई को भी कुछ कहना। जी अरसलान। बस अरसलान, मैं तो यही कहूँगा कि अपने हिस्से की शमा जलाते चले। हमें ठीक है, मैं भी इस सिस्टम का हिस्सा हूँ, हमें आधा भरा हुआ भी नज़र आता है और आधा खाली भी नज़र आता है, तो हमें उम्मीद ये करनी चाहिए कि जो आधा भरा हुआ है उसकी बात करें। अच्छा, जो आधा खाली है उसको आज के दिन थोड़ा साइड पे कर दे। चल, बहुत अच्छी बात। मैं तो शुरू में चाह रहा था, लेकिन आपने चूंकि तजदीद ऐसे वफा शुरू कर दिया था तो मैंने कहा जी इस पे भी बात हो रही। अच्छा जी जहांगीर साहब, ऐसा क्या हुआ इन 79 ईयर्स ऑफ हिस्ट्री में कि हमारी खेलों में, जहाँ पर मैं आपको फैक्चुअली बताऊँ, जहांगीर खान या जानशेर खान और उससे कुछ पहले के लोग ये बड़े लकी थे कि नूर खान जैसे लोग मौजूद थे फेडरेशंस में। ये मैं आपको बड़ा फैक्चुअली बात बताऊंगा। इसी तरह हॉकी में भी लोग बहुत लकी थे कि नूर खान ने हॉकी देखी। क्रिकेट में भी लोग बड़े लकी थे कि नूर खान ने वो एक कमाल के स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर थे। लेकिन जब वो गए तो साथ मुझे लगता है पूरा टैलेंट भी दे गए, वो ग्लोरी भी ले गए, वो लक भी ले गए। तो ऐसे लोग हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में भी चाहिए। हुकूमती सतह पर हमने क्या ऐसा देखा कि स्पोर्ट्स के लिए किया गया हो 79 ईयर्स में? बहुत अच्छी बात है कि आपने सर नूर खान को भी याद किया, तो बड़ी खुशी हुई। देखें, उस तरह के एडमिनिस्ट्रेटर तो पैदा नहीं हो सकते जिस तरह के वो एडमिनिस्ट्रेटर थे। लेजेंड। देखें, लेकिन उनके ये तो हम देख सकते हैं कि उनके होने की वजह से हमारी स्पोर्ट्स कहाँ पे गई। क्या हम उस तरह के, चलें उस तरह के नहीं, उनसे कम लेवल के हमको एडमिनिस्ट्रेटर नहीं ढूंढ सकते यहाँ पे। अभी आप बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले कि जी हमें जो मेरिट है प्लेयर्स के साथ साथ हमें कोचेज़ का भी मेरिट देखना पड़ेगा। देखें, हम अरसलान भाई इस प्रोग्राम में कितनी दफ़ा ये बात उठा चुके हैं कि जो हमारे कोचेज़ हैं या हमारे सेलेक्टर्स हैं वो कभी ग्राउंड में गए हैं मैच देखने? देखें, एक पूरा सीज़न मैं और आप आपस में कोऑर्डिनेट करते रहे हैं कि हम रोज़ाना मैच देखने जाते हैं। एक सिंगल फर्स्ट क्लास के मैच में एक भी सेलेक्टर नहीं गया, सिवाय 1-2 मैचों में मोहम्मद वसीम साहब गए। उसके अलावा कोई सेलेक्टर नहीं जाता था, कोई कोच नहीं जाता था। हर कोच जो है वो नेशनल टीम का कोच बनना चाहता है, जो भी हमारे बड़े प्लेयर हैं। देखिए, जो प्लेयर्स हैं, जो कोचेज हैं, सरफराज की जरूरत अंडर 19 को है, बिल्कुल है। सरफराज की जरूरत जो है वो डोमेस्टिक क्रिकेट को है। इसी तरह यूनुस खान की जरूरत जो है वो डोमेस्टिक क्रिकेट को है। और आप जितने भी बड़े प्लेयर्स को आप कोच बनाते हैं, मेरे ख्याल में उनका नेशनल, देखिए आप जब इंटरनेशनल सतह पे पहुंच जाते हैं फिर आपको वहाँ पे कोचेस की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे आपको मैनेजमेंट की ज़रूरत है, वहाँ पे आपको प्लानर्स की ज़रूरत है कि आपने इस मैच को कैसे प्लान करना है। आप वहाँ पे ये तो नहीं बता सकते बाबर आजम को कि आपकी टेक्निक ठीक नहीं है। अगर वहाँ पर आपने किसी को टेक्निक सिखानी है तो आप उसको फर्स्ट क्लास भेजें, वहाँ पर कोचेज़ हों, वो उनको सिखाएं, या आपकी जो अकेडमी है वहाँ भेजें। ये जो हमारे लोग, हम भी जितने हमारे एक्स क्रिकेटर हैं या हमारे कोचेज़ हैं वो भी चाहते हैं कि हम नेशनल टीम की करें कोचिंग। देखें, ये बहुत ज़रूरी है जो आपने बात की है कि कोचेज़ का भी मेरिट होना चाहिए, मैनेजर्स का भी मेरिट होना चाहिए और सेलेक्टर्स का भी मेरिट होना चाहिए।
देखें अभी आपने 2023 की बात हम कर रहे हैं, 2023 से लेकर अभी तक ये बताएं कितने सेलेक्टर हमारे पास आए? वही 3 चेहरे, वही 4 चेहरे, कभी एक चीफ सेलेक्टर बनता है, कभी बात दूसरा। तो सही है। और अब आप एक और देखें कि अब तो सेलेक्टर्स हमें पता ही नहीं है कौन से हैं, क्योंकि आगे लीड जो करता है सिर्फ वो नजर आता है, बाकी सिलेक्टर का किसी को नहीं पता। तो अगर इन सिलेक्टर्स को आपने कहीं सामने नहीं करना, कम से कम इनकी ये ड्यूटी तो लगाएं कि यार आप मैचेस में जाएं, वहां पे जाके मैचेस देखें। हमारा एक 6ठे नंबर का और 5वें नंबर का एक इशू चल रहा है। आज तक किसी सिलेक्टर ने देखा कि मैं जाऊं डोमेस्टिक में, वो देखूं 5वें और 6ठे पे कौन लड़का परफॉर्म कर रहा है? ना करे वो 2000 रन, ना करे वो 1000 रन, ना करे वो 800 रन, कम से कम ये तो जाके देखें कि 6ठे पे जब आपके 7 आउट हुए हैं, 5 आउट हुए हैं, वहां पे कौन लड़का परफॉर्म कर रहा है जिसने 50 किया है, जिसने 60 किया है। चले उसने सीजन में उसकी बारी नहीं आई, आपकी पिचेज ऐसी हैं कि आपकी बारी नहीं आती, अगर नहीं आई तो उसकी जो बारी जिसमें आई है उसमें उसने क्या किया है? बहुत अच्छा, वही तो ये चीजें जितनी देर आप नहीं देखेंगे आपकी टीम नहीं आगे आएगी, चाहे वो कोई भी स्पोर्ट्स हो, चाहे कोई भी एडमिनिस्ट्रेटर हो। आपके एडमिनिस्ट्रेटर के साथ साथ आपको ग्राउंड पे जाके जो ग्राउंड रियलिटी है उसको देखना पड़ेगा। बहुत अच्छे हो गया। अच्छा अरसान शाह साहब, हम अभी इसी चीज़ की बात करें, हुकूमती सतह सर क्या ऐसा रहा 79 ईयर्स में कि आपने देखा हो, हमने देखा बतौर सहाफ़ी कि हुकूमती सतह पर पजीराई भी रही, कहाँ सपोर्ट रही खेलों को? अच्छा, जो बात जहांगीर भाई कर रहे थे उस पर एक वन लाइनर मैं ज़रूर कहूँगा कि जब तक आपके सिलेक्टर्स, आपके कोच पार्ट टाइमर रहेंगे ना, तो यही सारा कुछ होगा। किसी का कोई बिजनेस है कारों का, किसी का वो स्पोर्ट्स का एंकर है, कोई स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है, कोई क्राइम रिपोर्टर है, कोई पता नहीं क्या क्या है, सारा कुछ है। और उसके साथ वो जाके कोचिंग भी करते हैं, उसके साथ वो मैनेजर भी हैं। तो ये चीज़ें ठीक नहीं होगी। जहाँ तक आपने बात की, मेरे ख्याल में हुकूमत अपनी तरफ से पूरा करती है। अभी आप यूथ प्रोग्राम देखें, अभी की अगर हुकूमत की बात करें, क्योंकि रिसेंट है, अरबों रुपया है, ठीक है, उसके टैलेंट हंट हो रहा है, मुख्तलिफ गेम्स हैं, वॉलीबॉल से लेके बैडमिंटन तक सारी गेम्स को हो रहा है। ये 2 से 3 दिन पहले यूथ पॉलिसी आई है पहली बार पाकिस्तान में। हुकूमत अपना पूरा कर रही है, लेकिन आगे जो इदारे हैं क्या वो डिलीवर कर पा रहे हैं? अगर यानी बात करें, एक प्राइवेट कंपनी अगर कोई टैलेंट हंट की ऐप लॉन्च कर सकती है तो वाई नॉट पीएसबी के पास इतना फंड्स हैं, इतनी चीज़ें हैं, तो वो क्यों नहीं कर सकते? इसमें एक छोटा सा ऐड कर दें, आपको याद होगा पिछले 3-4 सालों से मैं और आप हमेशा ये बात करते हैं, बड़े भारी फंड्स जो हैं वो आईपीसी को वापस कर दिए जाते हैं। यही चीज़ है ना। तो फिर आप हुकूमत पे ये नहीं कह सकते कि हुकूमत नहीं कर रही है, हुकूमत ने क्या किया। हुकूमत फंड ही दे सकती है इन लोगों को कि आप प्लेयर्स को ग्रूम करें, आप ग्रास रूट लेवल पे जाएं, लेके आए। अब हुकूमत ये भी तो नहीं करेगी ना कि वो जाके खुद ही करवाना, बल्कि अब ये जो यूथ प्रोग्राम है इसमें तो कुछ यानी गेम्स हैं जो यानी ले लिया, हुकूमत ने ले लिया है कि ये आपसे नहीं होगा, हम खुद कर लेते हैं। ठीक है, कुछ अच्छी हो रही हैं, कुछ बुरी हो रही हैं, लेकिन हो रहा है, आपको ऑन ग्राउंड काम नज़र आ रहा है। तो ये वो चीज़ है जिसको हमें देखना है कि द रियल पर्सन फॉर रियल जॉब। अगर वहाँ पे यानी कभी कभी दुख भी होता है, अपनी कौमी टीम हॉकी की अगर बात करें तो जब हमारे कोई ओलंपियन बड़े अच्छे, जिनके कुछ के आपने नाम भी लिए, जब वो आते हैं तो कुछ हमारे ओलंपियन उनकी टांगे खींचना शुरू कर देते हैं और वो उनको काम नहीं करने देते। तो मेरे ख्याल में ये भी एक हमारे तबाही की बड़ी वजह सारे ओलंपियन है, माजरत के साथ आपस में वही वो जो ग्रुपिंग वो टीम में थी, जब एक ग्रुप इक्तदार में आता है तो दूसरा ग्रुप टीवी पे बैठ के ऐसा ही है, वो मीडिया पे आके उनके खिलाफ बोलना। असल में ये भी एक प्रॉब्लम है ना, वो आप देखिए 92 की लॉट है, वो इतने आला मशवरे देते हैं, कोचिंग में आते हैं तो वो समझ ही नहीं आता, या जब सिलेक्टर बन के आते हैं तो हमें समझ ही नहीं आता ये क्या कर रहे हैं। आपके सामने ही है इंजमाम से लेके आकिब जावेद और बाकी दीगर अफराद। अच्छा जी नूरिश, क्या गवर्नमेंट सतह पर वो पजीराई हासिल रही है 79 ईयर्स में जो रहनी चाहिए थी? अभी तो स्पोर्ट्स पॉलिसी को ही नहीं पता आपको। देखिए, बहुत अच्छा सवाल है अरसलान भाई। 79 ईयर्स में बहुत कुछ हुआ है। रोलर कोस्टर ऑफ ये पूरा जो है ना इनका जो ये एरा है वो पूरा रहा है 79 ईयर्स की अगर मैं बात करूँ। लेकिन मैं अगर रिसेंट बात करूँ तो क्रेडिट विद ड्यू, और स्पेशली मैं स्पेसिफिकली बात करना चाहूंगी कि जो है ना वो पंजाब गवर्नमेंट ने काफी ज्यादा इस पर काम किया है, जिस पर क्रेडिट मिलना चाहिए। पंजाब के सतह पे जो है ना ग्रास रूट लेवल पे जिस तरह से टैलेंट पे काम हुआ है, स्पोर्ट्स के हवाले से बहुत जबरदस्त रहा है। इवन दो मैं खुद कराची में हूँ, सिंध का पार्ट हूँ, लेकिन मैं उसके बावजूद जो है ना
वो पंजाब को अप्रिशिएट करूंगी। इसके अलावा हुकूमती लेवल पे रिसेंटली प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम इन कोलैबोरेशन विद लाहौर कलंदर्स, जिस तरह से वो सिटी बाय सिटी हुआ, इवन गिलगित बल्तिस्तान जैसे एरियाज पे भी जाके उन्होंने टैलेंट हंट किया, तो वो डेफिनेटली क्रेडिट पे दी। लेकिन यहाँ पे ना इशू जो आता है ना इरसलान भाई, जैसे अभी आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया कि ओलंपियंस के हवाले से जो आपने बात की, ओलंपियंस क्या, मैं यहाँ पे वैसे भी एक बात करना चाहूंगी कि देखिए मसला हमारा ये है कि हमारे पास ना एक तो हम स्टक हो जाते हैं पास्ट में। आज से अगर हम 40-50 साल बाद का एक सिनेरियो बना के देखें तो शायद अभी हम बैठ कर अरशद नदीम की बात करें, अभी हम इतने सारे पता है एक छोटी सी चीज इसमें ऐड कर दूं नूरी, सॉरी आप बहुत अच्छी बात कर रही हैं। जब ये 18वीं तरमीम आई ना उसके बाद से ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट हो गया स्पोर्ट्स। अब आपको प्रोविंस में तो स्पोर्ट्स मिनिस्टर मिलेगा, फेडरल में आपको नहीं मिलेगा, यहाँ पर आईपीसी मिलेगी। अब ये बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है। दूसरा, तालीम से खेल अलग कर दिया। हॉकी के सारे बड़े प्लेयर हबीब पब्लिक से, कराची से आते थे, फैसलाबाद के स्कूलों से, गोजरा के स्कूलों से आते थे, लाहौर के स्कूल से आते थे। तो अब खेल और तालीम इन दोनों को भी अलग कर दिया गया। बिल्कुल आपने सही बात की सलान भाई। 18वीं तरमीम के बाद, और पता है आयरनी इज कि 18th अमेंडमेंट के बाद ये चीजें और ज्यादा बेटर होनी चाहिए, क्योंकि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी है। और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का मतलब होता है कि आपके पास जो है प्रोविंशियल बेसिस पे फिर जो टैलेंट आता है उसको फिर आप एक सिस्टम में प्रॉपर बना के तो एक प्रॉपर अपनी नेशनल टैलेंट के ऊपर लेके जाते हो। लेकिन अगेन डिलेमा है हमारा कि हम इसको प्रॉपर कन्वर्ट नहीं कर पाए, और अभी भी इतना वैस्ट डिफरेंस हमें, अगर हम सारे प्रोविंसेस की बात करें तो दिख रहा है। टैलेंट के हवाले से बहुत वाज़ेह डिफरेंस हमें नजर आ रहा है। अगर हम पंजाब का ग्रास रूट लेवल टैलेंट देखें पे टैलेंट देखें और सिंध का टैलेंट देखें, एक बात। दूसरी, इसमें मैं एक बात और ऐड करूंगी कि अभी मैंने मेंशन किया मेरिटोक्रेसी का, लेकिन यहाँ पे एक चीज और है, अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी जब हम इंडिविजुअल लेवल पे, मतलब ब्लेम गेम खेलना बहुत आसान होता है, या कोई फेल हो जाए, ये तो इतने मसाइल है ना नूरिश के, इस पे बात करना शुरू करें तो हम बहुत सारी चीज़ों पर बात कर सकते हैं, लेकिन चूंकि वक्त की कमी। नूरिश खान, थैंक यू सो मच। असलान शिराजी साहब आपका बहुत शुक्रिया, जहांगीर खान साहब का बहुत शुक्रिया। मसाइल अपनी जगह है नाजरीन, लेकिन हमें इन्हीं मसाइल में रह के ना, वो अलामा इकबाल कहते हैं ना, नहीं है मकाम की खूगर तबीयत आज़ाद, हवाए सैर मिसाले नसीम पैदा कर, हज़ार चश्मा तेरी संगे राह से फूटे, खुदी में डूब कर ज़रबे कलीम पैदा कर। अगले हफ्ते होगी मुलाकात, अपना ख्याल रखिए।